क्या कांग्रेस में शामिल होने की शर्त ये थी कि आपको बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा का प्रत्याशी कांग्रेस बनाए? बिल्कुल बात हनुमान जी के साथ जोड़ी मझधार में टूटी। खाली बातों से देश नहीं चलने वाला। जो आरएलपी परिवार था वो साथ है। अब 100 में से 100% हो ऐसी भी कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की ये भावना थी और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। मैंने बाड़मेर जैसलमेर की जनता के विकास के लिए लिया गया निर्णय है या आप देख रहे हैं कि राजनीतिक संभावनाएं अब कांग्रेस पार्टी में ज्यादा है? देखिए, ज़्यादा तो बाड़मेर जिले की आवश्यकता। उन्होंने कहा कि मेरी गलतियों की सजा मोदी जी को मत देना। देखिए, अपनी नाकामी है उसकी, तो जो पिछले 5 साल की बात करें, खाली बातें की और अपने काम मस्त रहे, जनता के ऊपर ध्यान नहीं दिया। एक कड़ी टक्कर दी हरीश चौधरी को। चुनाव परिणाम विधानसभा के अगर हम 2023-24 के देखें, अब साथी हो गए हैं आप। इतनी मजबूती अब कांग्रेस पार्टी में आने के बाद अगर आपको उम्मीदवार बनाया जाता है तो सभी एकजुट होकर वह चुनाव लड़ेंगे। जो फूट कांग्रेस में अक्सर सचिन पायलट और अशोक गहलोत में दिखाई देती है, वो बाड़मेर जैसलमेर में स्थानीय नेताओं के बीच में दिखाई नहीं दे। इसके कितने प्रयास? देखिए, एमआरएम जी, हनुमान जी से आप दूर तो हो गए यानी आरएलपी से, लेकिन आरएलपी के सूत्रों से ऐसी जानकारी आ रही है कि वो भी संभावनाएं देख रहे हैं। कर्नल सोनाराम भी हो सकता है कि वो बदलते रहते हैं पार्टी, हालांकि संभावनाएं जब बदलाव के साथ उनके साथ कम रही हैं, लेकिन एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर आरएलपी में वो अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। तो अगर ऐसी चर्चाएं होती हैं तो क्या लगता है आपका एक मूल जो वोट बैंक है आरएलपी, जो उम्मीदवार को उम्मीद भरी निगाहों से देखती है, आत्मविश्वास रखती है, क्या उन परिस्थितियों में भी वो आपके साथ कदम से कदम रहेंगे? देखिए, हनुमान जी हमेशा आदरणीय रहे हैं। आज भी उस पार्टी से लड़ रहा था जो आक्रामक आक्रोश वाली पार्टी मानी जाती है, आरएलपी से आपकी बात कर रहा हूँ। तो ये अब वो जो सिचुएशन बन रही है, रविंद्र सिंह भाटी उसी लोकसभा क्षेत्र में देवदर्शन यात्रा पर निकले हुए हैं, यात्रा भी कर ली है और संभावना ये जताई जा रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी उनकी मान मनोबल पूरी कर चुकी है और ये तय हो गया है लगभग कि रविंद्र सिंह भाटी वहां पर बीजेपी के दावेदार यानी कैलाश चौधरी के पक्ष में अपना निर्णय दे सकता है। एक तस्वीर आपके साथ भी आई थी, यानी संपर्क आपके भी बेटर है। क्या लगता है आपको कि जो लड़ाके हैं, जो बागी रहे हैं, वो कितना समर्थन देंगे? क्योंकि इस लोकसभा में 5 सीटें तो बीजेपी के पास है। देखिए, मैं निर्दलीय और एक कांग्रेस। देखिए, रविंद्र सिंह भाटी सांसद का चुनाव लड़ता है। पिछले 2 चुनाव में 2019 और 2014 की बात करें तो विधानसभा चुनाव हारने वाला ही सांसद का प्रत्याशी बना और जीत कर भी गया। देखिए, ऐसा तो अब लोगों में धारणा बिल्कुल। राजस्थान का लोकसभा चुनाव बड़ा रोचक होता जा रहा है और सीमावर्ती इलाके की बात करें तो बाड़मेर जैसलमेर पर सबकी निगाहें हैं। ये निगाहें क्यों है? किस वजह से केंद्र सरकार और राजस्थान की भाजपा सरकार को पसीने छूट रहे हैं, ये भी जानने को मिलेगा। साथ ही आरएलपी की स्थानीय राजनीति कैसे करवट ले रही है और कांग्रेस क्यों इस बॉर्डर इलाके से उम्मीदों से भरी हुई है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हाल ही में आरएलपी से कांग्रेस का दामन थामने वाले उम्मीदवार बेनीवाल हमारे साथ हैं। स्वागत है राजस्थान चौक में। धन्यवाद तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपके तो नाम में उम्मीद भरी हुई है और चेहरे से भी देखकर लगता है कि बात उम्मीदों वाली होगी, लेकिन एक उम्मीद आरएलपी की आपने तोड़ दी। आप साथ थे आरएलपी के, अचानक से ऐसे क्या हुआ कि हनुमान जी के साथ जोड़ी मझधार में टूट गई? देखिए, बाड़मेर की हाल वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए, जो आज किसानों के साथ में जो केंद्र सरकार दुर्व्यवहार करती है, उसको ध्यान में रखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया और बाड़मेर की जनता की जो भावना थी उनको समझते हुए अपना निजी निर्णय था। और आरएलपी के साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे, जब तक उनके साथ थे, ईमानदारी से थे, उनके विश्वास में थे। और अब वहाँ मामला बैठा नहीं, तब सब कुछ उनसे बातचीत करके उसके बाद में
बता के आए, वैसे कोई लोग समझ रहे होंगे कि चुपचाप निकल गए, वैसे नहीं। लेटर भी आया जब आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, उससे पहले आपका एक पत्र भी पढ़ा, बड़े भावुक थे, कुछ पंक्तियां भी लिखी थी आपने। बिल्कुल, वैसे तो काफ़ी टाइम से उनसे बातचीत चल रही थी, तो फिर हमने सब कुछ पिछले उसके जो विधानसभा के चुनाव थे उसके बाद में लगातार क्षेत्र में थे, संपर्क में थे। तब बाड़मेर की जनता की सबकी यही भावना थी कि उमेश जी, आप के ऊपर हमारी बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन आप को अब कोई स्टेप लेना होगा। तो उनकी भावनाओं को देखते हुए हमने ये स्टेप लिया। जो वर्तमान में आज किसान परेशान हैं, युवा बेरोजगार हैं, और खाली थोथी घोषणाएं और जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुका है, खाली बातों से देश नहीं चलने वाला। इसलिए सब आज के ज़माने की जो बाड़मेर को आवश्यकता थी उसको देखते हुए तमाम आवश्यकताओं पे भी बात करेंगे, लेकिन उस आरएलपी परिवार की भी बात करते हैं। उस पूरे आरएलपी परिवार में हनुमान जी के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में और भी पदाधिकारी हैं जिनसे आपका पारिवारिक स्नेह रहा है। एक तरीके से एक परिवार बड़ा था, वो परिवार भी अब क्या माने आपके साथ है, और नई पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ जुड़कर आपके साथ भावी संभावनाओं में जुट रहा है। बिल्कुल, जो आरएलपी परिवार था वो साथ है। अब 100 में से 100% हो ऐसी भी कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की ये भावना थी कि अपने को ये स्टेप लेना चाहिए, और विचार विमर्श करके, उनसे सलाह मशवरा करके और उनकी भावनाओं को समझते हुए ये निर्णय लिया है। और ये काफ़ी लंबे समय से उनके साथ डिस्कशन चल रहा था जी। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। मैंने अपने मन से निर्णय लिया है, लोगों की भावना के अनुसार निर्णय लिया है। आरएलपी पार्टी के प्रति मेरी सद्भावना, उनके प्रति अपने अच्छे विचार थे और आगे भी रहेंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से अब मैं पूर्ण रूप से कांग्रेस की रीति नीति और कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ चुका हूँ। निर्णय तो चूंकि एक संघर्षशील प्रत्याशी के तौर पर बायतू की जनता ने आपको देखा है, और कांग्रेस ने भी उन संभावनाओं पर विचार किया जो आपने दिखाई देती है, उन्हीं के आधार पर संभवतः निर्णय लिया गया कांग्रेस में जाने के बारे में। तो आखिर ऐसा विचार आया कैसे कि हम चलो राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को, क्या ये केवल और केवल बाड़मेर जैसलमेर की जनता के विकास के लिए लिया गया निर्णय है, या आप देख रहे हैं कि राजनीतिक संभावनाएं अब कांग्रेस पार्टी में ज्यादा है? देखिए, ज़्यादा तो बाड़मेर जिले की आवश्यकताओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया, क्योंकि पिछले 5 साल के कार्यकाल की बात करें तो बाड़मेर जिले का प्रतिनिधित्व तो ठीक ढंग से सबसे बड़ी पंचायत के अंदर नहीं हो पाया। यहाँ के प्रत्याशी अभी सांसद थे माननीय कैलाश चौधरी साहब, वो मंत्री जरूर थे, लेकिन जिनके पास मूल डिपार्टमेंट था किसानों का, जो विभाग था, कृषि मंत्री थे जी। वो रहते हुए भी किसानों का कुछ, राज्य मंत्री के पास ज्यादा ताकत नहीं होती है, आपका सांसद। देखिए ताकत क्यों नहीं होती? देखिए, हनुमान जी के पास में कौन सा मंत्रालय था, उन्होंने अपने दम के ऊपर हर मुद्दे पर मजबूती से लोकसभा के अंदर रखा। बाड़मेर के, राजस्थान के नहीं, पूरे भारत के जो ज्वलंत मुद्दे थे उनको मजबूती से लोकसभा की पटल पर रखा और सबको सोचने के लिए विवश कर दिया कि एक जुझारू नेता है, मजबूत नेता है जी। लेकिन हमारे बाड़मेर के सांसद मंत्री रहते हुए भी बाड़मेर के लिए कुछ नहीं कर पाए, किसानों को क्लेम नहीं दिला पाए, किसानों के लिए कोई महत्वपूर्ण योजना नहीं ले पाए। बाड़मेर के लिए बातें तो खूब की, चाहे बाड़मेर एयरपोर्ट की हो, एग्रीकल्चर शोध संस्थान की हो, और भी कई बातें की, रेल प्रोजेक्ट की, गुजरात से सीधा प्रोजेक्ट रेल से जोड़ा जाए, और इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट की बातें की। बाड़मेर में बालोतरा एक कपड़ा उद्योग का हब है, उसको सुधारने की बातें की। खाली बातें में ही हो गया, पर धरातल पे कुछ काम नहीं किया। बाड़मेर के लोगों की उम्मीद के ऊपर खरा नहीं उतरे। इसलिए हमने बाड़मेर की हालात, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये स्टेप लिया है। और हमें कहते हैं मोदी जी का आशीर्वाद है कैलाश जी पे, और लेकिन उन्होंने साथ में ये भी एक वीडियो वायरल भी हुआ पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि मेरी गलतियों की सजा मोदी जी को मत देना। देखिए, अपनी नाकामी है उसकी तो जनता उसकी कसर निकालेगी। बाकी मोदी जी के बारे में जनता क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है, वो तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन मोदी जी अकेला क्या कर सकते हैं? इनको मजबूती से पैरवी तो करनी चाहिए थी वहाँ।
जी। अगर करते, वैसे मोदी जी ने विजन तो खूब दिखाए, बाड़मेर को सपने खूब दिखाए थे कि यहाँ नहर ले आएंगे, गुजरात के अंदर नहर का मसला तो बड़ा है। हाँ हाँ, लंबे समय से मांग चल रही थी, नर्मदा नहर और इंदिरा गांधी नहर को आपस में जोड़ के बाड़मेर के किसान को हरा भरा कर देंगे, बाड़मेर को हरा भरा कर देंगे, किसान को खुशहाल कर देंगे। लेकिन वो खाली खोखली बातें ही रही, धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ। खाली आम और अंगूर के सपने दिखाए, वो अभी सपने ही रह गए हैं। क्योंकि बाड़मेर की जनता वैसे तो रेतीले दौरों के बीच में से लगातार निकल कर आती है, लेकिन जब भी मुद्दों की बात होती है, ऐसे क्या सपने आप मान रहे हैं कि उस पूरे क्षेत्र में आप तो कहते हैं कि दुबई बन गए है, वहाँ पर जब से रिफाइनरी आई है चीज़ें चेंज हो गई हैं। हालांकि सबसे बड़ी समस्या अभी मुझे वहाँ पानी की लगती है, बचत भी, और इंडस्ट्रियल विकास, वहाँ पे पेट्रोलियम हब की तरफ लोग देख रहे हैं। तो तमाम विकास की ऐसी संभावनाएं उस पूरे क्षेत्र में छुपी हुई है जिन पर काम होना शेष है। देखिए, तो बड़ा हाईवे भी वहाँ से गुजर गया, अब तो और भी तेजी से उनका देखिए विकास संभव। बाड़मेर जैसलमेर विधानसभा जो लोकसभा क्षेत्र है, उसके अंदर प्रकृति की बहुत मेहरबानी है। जितनी प्राकृतिक मार झेली है, उतना ही अच्छा समय आने वाला है। बाड़मेर ये कुदरत की मेहरबानी है, वहाँ काला सोना क्रूड के रूप में निकला है, और कोयला है, टंगस्टन है, यूरेनियम है, और भांति भांति के कई प्रकार के खनिजों की वहाँ खोज चल रही है। संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, जैसे विंड पावर है, सोलर एनर्जी है। इस तरह पर सभी चीज़ों को समीकरण बैठा के अगर बाड़मेर जैसलमेर के क्षेत्र को इंडस्ट्रियल रूप से अगर डेवलप किया जाए तो बहुत ही वहाँ अपार संभावना है, जब बड़ी मोटर व्हीकल इंडस्ट्रीज भी आ सकती है। जैसे मोदी जी बातें करते हैं कि यहाँ डिफेंस की दृष्टि से अपने को आत्मनिर्भर होके यहाँ काम करना चाहिए, तो डिफेंस की फैक्ट्रियाँ भी लग सकती हैं, क्योंकि उनसे जो रॉ मटेरियल की अपार संभावना है। बहुत कुछ है, लेकिन करने वाले आदमी के मन में एक विजन होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। जो पिछले 5 साल की बात करें, खाली बातें की और अपने काम मस्त रहे, जनता के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और न ही बाड़मेर के जो ज्वलंत मुद्दे थे जो उनको लोकसभा के अंदर रखने चाहिए थे, तो एक भी नहीं रखा। आपको मौका मिलेगा, कांग्रेस पार्टी में आप आए हैं, क्या बाड़मेर जैसलमेर की जनता के लिए, क्योंकि दावेदारी के लिहाज से बात करें तो मुख्य दावेदारों में आप भी शुमार हो गए। देखिए, अब मौका मिलेगा तो ज़रूर अपन जनता की जो भावना के अनुसार, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार काम करेंगे, जो बाड़मेर जिले के लोगों के ऊपर डिपेंड है। अब आपने शिक्षा के क्षेत्र में तो अच्छा काम किया। बिल्कुल, मैं खुद गया था तो वहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आप बच्चों की एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा भाव तो रखते हैं आप। ये मेरी भावना, जब मेरे बच्चे खुद डीपीएस स्कूल में पढ़ते हैं जोधपुर में, तो मेरे जैसे सब लोग तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन मैंने जब पेरेंट टीचर स्कूल के मीटिंग के अंदर जाता हूँ, तब से वहाँ देखा कि ऐसी फैसिलिटी अगर गाँव में हो तो गाँव में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। वहाँ सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, और गांव के लोग अगर सब मिलकर ये प्रयास करें तो सब संभव हो सकता है। उसके लिए उदाहरण के तौर पर, सैंपल के तौर पर, कुछ जगह स्कूलों में 50-60 स्कूलों के अंदर वो डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगाए जो आज के ज़माने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं। तो उससे लगाए आप पूरे बाड़मेर जैसे, उससे प्रेरणा लेकर लोगों ने भी खूब लगाए। जैसे मैंने लगाए ना, तो उन्होंने देखा कि अच्छी चीज़ है, तो लोग, मैंने अकेला आदमी इतना कुछ कर नहीं सकता। देखिए, एक वो माहौल पैदा करना पड़ता है कि शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना पड़ता है। अगर जागरूकता आएगी, उस जो चीज़ अच्छी लगेगी, तो लोग अपने आप सहयोग करेंगे। जिस प्रकार अपने घर के अंदर बड़े धार्मिक प्रोग्राम करवाते हैं, सामाजिक प्रोग्राम होते हैं, मंदिर मस्जिद के अंदर भी प्रोग्राम होते हैं, तो ये सबसे अच्छा मंदिर कहें, मस्जिद कहें, जो शिक्षा का मंदिर है। और इसके अंदर विद्यालय, देवालय, अगर प्रेरणा हो, प्रेरणा मिले, उनको मोटिवेशन मिले कि ये करना चाहिए, तभी लोग आगे आएंगे। तो आगे आने वालों की, करने वालों की भी कमी नहीं है, मोटिवेशन की कमी थी, उसमें हमने एक प्रयास किया, और ये प्रयास पूरे बाड़मेर जैसलमेर के अंदर रहेगा। राजस्थान और भारत में होना चाहिए, और शिक्षा ही है जो ज्ञान अज्ञानता के अंधकार को मिटाता है, और देश आगे बढ़ेगा, विश्व आगे बढ़ेगा। एक छोटा सा प्रश्न क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आपका जो बैकग्राउंड है वो पुलिस फोर्स का रहा, आप
पुलिस सेवा में रहे। बिल्कुल। और लोग कहते हैं भी पुलिस वाले तो कड़क मिजाजी रहते हैं, लेकिन आप बड़े शांत धीर गंभीर स्वभाव के लगते हैं, क्या? देखिए, शुरू से हम तो अभावों में गुजरे हैं। मैंने खुद हाथ से मजदूरी की है। जब मैं स्कूल जाता था तब पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था, और गर्मियों के अंदर तपती धूप के अंदर पैरों के अंदर मतलब वो घास फूस बांध के भी कभी कभी ऐसी स्थितियां होती थी, जाना पड़ता था। और आजकल के तो बच्चे थोड़ा सा गंदा शर्ट पहन के भी स्कूल नहीं जाते, लेकिन हमें तो वो दिन भी देखे हैं कि निक्कर के अंदर जाते थे और निक्कर फटी होती थी तो उसके ऊपर वो उसको रिपेयरिंग करके बार बार रिपेयरिंग करके भी ऐसे दिन देखे हुए हैं। खुद खेती का काम किया हुआ है, ट्यूबवेल उसमें पानी लाया हुआ, खुद तलेस के अंदर से सिंचाई करके, मतलब खूब उन परिस्थितियों से हम गुजरे हुए हैं। तो हमें सब पता है कि लोगों की क्या समस्या थी, आज के ज़माने में क्या है। तो ये सब समझ के ही हमने नौकरी भी छोड़ी थी, और शुरू से ये स्वभाव रहा है कुछ नया करने का, कुछ बदलाव करने का। तो एक मन के अंदर जिज्ञासा रहती है और कुछ अच्छा करने का प्रयास हमेशा अपने मन में रहता है। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मैं बाड़मेर की जनता की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा, और जनता बार बार मुझे निराश नहीं करेगी, ऐसा मुझे जनता के ऊपर पूरा भरोसा है। एक कड़ी टक्कर दी हरीश चौधरी को। चुनाव परिणाम विधानसभा के अगर हम 2023-24 के देखें, अब साथी हो गए आप बायतू में। एक तरीके से दो ऐसे लोगों का मिलन रह गया जो पहले और दूसरे नंबर पर रहे। इसके अलावा हरीश जी को पुराना अनुभव भी है लोकसभा लड़ने का, सांसद भी रहे हैं। तो क्या लगता है पूरे इस संसदीय क्षेत्र में हरीश चौधरी के साथ रहने से कितनी मजबूती अब कांग्रेस पार्टी में आने के बाद, अगर आपको उम्मीदवार बनाया जाता है, तो हो सकती है? बिल्कुल रहेगी। हमारे आदरणीय हेमाराम जी हैं जो सबके संरक्षक है, और जी का तो एक अलग ही प्रभाव है, वो अब सेवा के भाव में वो सेवा के उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो दावेदारी की जब मैंने बात की थी पहले, तो हेमाराम जी का, हरीश जी का, और अब आप आ गए हो तो आपका। कर्नल सोनाराम थोड़ा पीछे रह गए, हालांकि उन्होंने कोशिश की, उन पे भी बात करेंगे क्योंकि वो और भी कई संभावनाएं देख रहे हैं। लेकिन देखें तो यही दावेदार थे। तो हेमाराम जी का जो शांत धीर गंभीर स्वभाव है, जो आपसे मैच खाता है, और जो उन्होंने अपने पुत्र की याद में हॉस्टल भी निर्माण किया, और सक्रिय राजनीति से वो थोड़ा दूर हो गए अब। लेकिन कितनी उम्मीद आपको लगती है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए सभी एकजुट होकर वह चुनाव लड़ेंगे? जो फूट कांग्रेस में अक्सर सचिन पायलट और अशोक गहलोत में दिखाई देती है, वो बाड़मेर जैसलमेर में स्थानीय नेताओं के बीच में दिखाई नहीं दे, इसके कितने? देखिए, हेमाराम जी एक नेक दिल इंसान है और उनको राजनीतिक क्षेत्र में लंबा अनुभव है। उन्होंने बहुत सारी परिस्थितियां देखी है, बहुत सारे बदलाव देखे हैं, अपने निजी जिंदगी के अंदर भी बहुत बड़ी दुख तकलीफ के पहाड़ भी झेले हैं, और हर एक मुसीबतों से सामना किया है। और उन्हीं के नेतृत्व में पूरे बाड़मेर जिले की कांग्रेस की टीम एक है, नेक है। और माननीय हरीश जी, उनका भी बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है, और ये सब मिलकर अच्छा प्रयास करेंगे और बाड़मेर जिले से कांग्रेस की सीट जीते, और बाड़मेर जिले के लोगों का हित के लिए सब मिलकर प्रयास करें, काम करें। हनुमान जी से आप दूर तो हो गए, यानी आरएलपी से, लेकिन आरएलपी के सूत्रों से ऐसी जानकारी आ रही है कि वो भी संभावनाएं देख रहे हैं। कर्नल सोनाराम भी हो सकता है कि वो बदलते रहते हैं पार्टी, हालांकि संभावनाएं जब बदलाव के साथ उनके साथ कम रही है, लेकिन एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर आरएलपी में वो अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। तो अगर ऐसी चर्चाएं होती हैं तो क्या लगता है आपका एक मूल जो वोट बैंक है आरएलपी, जो उम्मीदवार को उम्मीद भरी निगाहों से देखती है, आत्मविश्वास रखती है, क्या उन परिस्थितियों में भी वो आपके साथ कदम से कदम रहेंगे? देखिए, हनुमान जी हमेशा आदरणीय रहे हैं। आज भी व्यक्तिगत रूप से उनके मन में मेरे प्रति आदर ही होगा, और मेरा भी उनके प्रति बहुत ही आशीर्वाद है, सम्मान है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और आगे भी करता रहूँगा। लेकिन अब राजनीतिक रूप से हमारी आप विचारधारा थोड़ी अलग हो गई है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी थी, और बाकी लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये सब का अधिकार है। कोई आए कोई लड़े, कुछ मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होगा। लेकिन
जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा, अच्छा होगा। और वो तो बाड़मेर की जनता के ऊपर, उनके दिल के अंदर जो उन्होंने धारण कर लिया है, मानस बना लिया है, वही होगा। बाकी मैं तो सभी बाड़मेर की पूरी जनता को यही कहना चाहूँगा, जो आरएलपी से जुड़े हुए थे, जो व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे, जो अन्य पार्टियों के थे, वो पार्टी विचारधारा को मानते हुए अपने व्यक्तिगत हिसाब से भी एक आदर्श स्थिति टाइप की बने, आदर्श स्थिति बने। और मेरा ये मानना है कि सभी राजनीतिक पार्टियां एक मंच पे आकर अगर अपनी अपनी बात रखें, उस लेवल तक ही सोचने के लिए हम इतना मादा रखते हैं। अपने अपने विचार व्यक्त करो और जनता को जो अच्छा लगे उसको वोट करो। बिल्कुल, विकास और भाव में कमी नहीं है, लेकिन वहाँ के राजनीतिक समीकरणों पर भी बात कर लेते हैं। आप जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उस पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो 8 विधानसभा आती हैं, उनमें उम्मेदाराम, प्रियंका चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी, 3 चेहरों की चर्चा पूरे देश भर में थी। 2 बागी थे और एक जो सिद्धांत की राजनीति कर रहा था, लेकिन उस पार्टी से लड़ रहा था जो आक्रामक, आक्रोश वाली पार्टी मानी जाती है, आरएलपी से आपकी बात कर रहा हूँ। तो ये अब वो जो सिचुएशन बन रही है, रविंद्र सिंह भाटी उसी लोकसभा क्षेत्र में देवदर्शन यात्रा पर निकले हुए हैं, यात्रा भी कर ली है और संभावना ये जताई जा रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी उनकी मान मनोबल पूरी कर चुकी है और ये तय हो गया है लगभग कि रविंद्र सिंह भाटी वहां पर बीजेपी के दावेदार यानी कैलाश चौधरी के पक्ष में अपना निर्णय दे सकता है। एक तस्वीर आपके साथ भी आई थी, यानी संपर्क आपके भी बेटर हैं। क्या लगता है आपको कि जो लड़ाके हैं, जो बागी रहे हैं, वो कितना समर्थन देंगे? क्योंकि इस लोकसभा में 5 सीटें तो बीजेपी के पास हैं। देखिए, मैं निर्दलीय और एक कांग्रेस। देखिए, रविंद्र सिंह भाटी जुझारू छात्र नेता है और उसके अदम्य साहस है, हिम्मत है और जो वो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। अच्छे नेक दिल इंसान है और लोकतंत्र के अंदर कोई भी अपना भाग्य आजमा सकता है जी। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनका स्वागत है और उनका मन करेगा, जिसका सपोर्ट करेंगे वो उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन हम वही करेंगे जो बाड़मेर की जनता के लिए अच्छा होगा और कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा होगा। सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास करेंगे जी। एक और वहाँ पर माहौल पूरा है कि जो सांसद का चुनाव लड़ता है, पिछले 2 चुनाव में 2019 और 2014 की बात करें तो विधानसभा चुनाव हारने वाला ही सांसद का प्रत्याशी बना और जीत कर भी गया। देखिए, ऐसा तो अब लोगों में धारणा, बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन कभी कभी सही साबित हो भी जाता है। और ये भी धारणा थी कि बाइतू में दोबारा कोई जीतता नहीं है, तो इस बार भी कुछ ऐसे ही समीकरण बने थे, तो उनकी बात भी सच हो गई और नकारात्मक भी हो गई। सच इस बात पे हो गई कि ईवीएम में तो मैं जीत गया था और बैलेट पेपर में रह गया था मामला, तो वो मैनेजमेंट के सिस्टम से कहीं न कहीं हम कमज़ोर थे। लेकिन अब उन सारी पुरानी बातों को भूलकर सब एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी आप लोकसभा की बात करें तो 2009 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव थे, 8 के अंदर विधानसभा के चुनाव थे, तब हरीश जी वहाँ विधानसभा के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनका विधानसभा में टिकट नहीं मिला। तो मान लो वो ट्राई करने वालों में से ही 2009 के अंदर लोकसभा के अंदर सांसद बन गए थे। दोबारा 13 के अंदर कर्नल साहब हार गए थे तो बीजेपी से सांसद बन गए थे। सेम 2014 के अंदर हुआ और सेम 2019 के अंदर जो कैलाश जी हारने के बाद में हुआ। तो ये तो सिस्टम चल रहा है, लेकिन ये धारणाएं हैं, विश्वास है उनको में, इतना लोगों का मानना ऐसा है। लेकिन अब मुकाबला तो वहाँ कड़ा रहेगा, कांटे की टक्कर रहेगी और आखिर निर्णय जो बाड़मेर की जनता के जो मन में धारण किया है वही होगा और सभी अपने अपने ढंग से बेस्ट प्रयास करेंगे और बाड़मेर जैसलमेर की जनता के लिए जो अच्छा होगा वही करेंगे। चलते चलते एक सवाल का सीधा जवाब ले लेते हैं। क्या कांग्रेस में शामिल होने की शर्त ये थी कि आपको बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा का प्रत्याशी कांग्रेस बनाए? बिल्कुल, बातें तो सभी सकारात्मक हुई है, लेकिन आखिरी फैसला तो आला कमान के ऊपर ही डिपेंड करता है जी। उम्मीद है पूरी, और अब जिसके साथ में जुड़ गए हैं तो मन से जुड़ गए जी। धन्यवाद।
जनता का मन भी कुछ ऐसा लगता है कि इस बार बनेगा आपके पक्ष में? बिल्कुल जनता का पूरा, बीजेपी कहती है कि मैनेजमेंट की पार्टी है, चुनाव लड़ना उनको आता है, मोदी जी जैसा ब्रांड उनके पास है। आपके साथ चुनौतियां तो बहुत देखिए माननीय मोदी जी वहाँ आए थे पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर, और सबसे बड़ी जो रैली हुई थी पश्चिम राजस्थान की वो बैतू के अंदर ही हुई थी जी। तो और बीजेपी का प्रत्याशी थे माननीय बालाराम जी। तो अभी वो वर्तमान सांसद साहब है, उनकी कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से रहो या जनता का मन था उस हिसाब से बहुत पीछे रह गए थे दौड़ के अंदर, मुकाबला दौड़ में नहीं थे। और माननीय राहुल जी भी आए थे, कांग्रेस के सबसे बड़े जो टॉप लीडर थे वो सारे आए थे, लेकिन वो आने के बाद में भी मामला कंस्टेंस था, टफ फाइट थी जबरदस्त। सभा तो मैं तो पार्टी में भी हुई थी, जबरदस्त तरीके से रही थी बिल्कुल। लेकिन यही है, ये जो अवसर है, अब की बार अगर टिकट मिलती है तो ये कहते हैं ना कबड्डी में डू और डाई वाली रेड होती है। अगर खेल की बात करें तो आपके राजनीतिक जीवन में 2 विधानसभा चुनाव के अनुभव के बाद ये वाला अगर टिकट मिलने के बाद का चुनाव होगा तो आपके समर्थक और जनता, चूंकि राजस्थान चौक पर जो इंटरव्यू प्रसारित हुआ आपका पहले और जो खबरें आई उनका अगर विश्लेषण करें तो जनता एक सद्भावना के तौर पर भी देख रही है, भावना भी देख रही है और ये कह रहे हैं कि यार ये संघर्ष कहीं लंबा नहीं हो जाए। देखिए हार जीत तो अब भाग्य का, किस्मत का खेल है और कुछ हमारी कमियां रह गई जिससे ऐसा हो गया, लेकिन बाड़मेर की जनता के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। पिछले 3-4 महीने से विधानसभा चुनाव के बाद में पूरा जनता के संपर्क में है, लेकिन बाड़मेर जैसलमेर की जनता पे मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी वो निर्णय लेगी सही और सटीक निर्णय आज से पहले भी लिया है और आगे भी वो सही निर्णय लेगी। चलो, ये वैसे तो हमेशा प्रेडिक्शन का खेल होता है, टिकट घोषणा के बाद एक इंटरव्यू आपका और करेंगे, लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि मान लो आपको प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित कर दिया, बाड़मेर जैसलमेर की जनता के लिए ऐसे कौन से जो काम है जो आप चाहते हैं कि उन वादों के साथ, इरादों के साथ और एक ठोस मजबूत चेहरे के साथ जनता के बीच में जाएं? देखिए मेन मुद्दा तो एजुकेशन का रहेगा। एजुकेशन के सेक्टर में भावनात्मक रूप से और बेटर से बेटर क्या कर सकते हैं, लोगों को किस तरीके से, किस माध्यम से जागरूक कर सकें, उनको जागरूकता लाना। और एक डिजिटल जो ज़माना है, आज के ज़माने से सबसे बड़ी आवश्यकता है अच्छी शिक्षा की, तो उसके अंदर पहला मेरा प्रयास यही रहेगा। उसके बाद में पूरा उपयोग करें, हाँ, टेक्नोलॉजी से किस तरीके, नए तरीके से जो आधुनिकता लानी है, और क्योंकि प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अब बाड़मेर जैसलमेर पहले शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था, एजुकेशन के हिसाब वहाँ कोई टीचर वगैरह सब बाहर से आते थे, लेकिन धीरे धीरे समय और परिस्थितियाँ बदली है और उनको और बदलाव की आवश्यकता है। पहले IAS IPS नाम सुनते ही नहीं थे, अब थोड़े बहुत बढ़ने लगे हैं और हमारी ये इच्छा रहेगी कि हाई स्टैंडर्ड की एजुकेशन बाड़मेर के अंदर हो, बाड़मेर एजुकेशन के रूप से हब बने, ताकि आने वाले समय में जो संभावनाएं हैं वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की और नए डेवलपमेंट की, जो रोजगार के क्षेत्र के अंदर बहुत अपार संभावना है। तो एजुकेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो बाड़मेर जैसलमेर के लोगों को फायदा नहीं होगा। उसके साथ साथ में बाड़मेर जैसलमेर के स्थानीय लोगों को रोजगार की बड़ी समस्या है और वो प्रदेश के अंदर मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। मैंने खुद गुजरात के अंदर नमक की पैकिंग का काम किया है, दाल मिल का काम किया है, आज भी हजारों लोग बाहर प्रदेश के अंदर काम करने जाते हैं। तो हमारी यही रहेगी कि अपने बाड़मेर जैसलमेर के लोगों को बाड़मेर जैसलमेर के अंदर ही रोजगार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैरों पे खड़े होकर जैसे खुद को डेवलपमेंट करके आगे बढ़े। मेरी यही लोगों से उनको मार्गदर्शन रहेगा और उनके अंदर विश्वास पैदा करने का जो मैंने जिम्मा उठाया है उसको आगे तक बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे साथ में जुड़कर काम करके भी बहुत लोग आगे बढ़े हैं और मुझे खुशी होती है। जो मेरे साथ में लेबर का काम करके आज बड़े ठेकेदार बने हैं तो वो मिलते हैं तो मुझे बड़ी प्रशंसा होती है। तो इस तरीके से लोगों को, युवाओं को मोटिवेट करना कोई हताश नहीं है। शैक्षणिक और आर्थिक स्तर आप उठाएंगे, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, वो क्षेत्र के लिए बनता भी, वो सांप्रदायिक सौहार्द के लिहाज से भी बड़ी टफ सीट रही है। अगर माने तो विधानसभा चुनाव में तो बड़े चर्चे रहे हैं विधानसभा क्षेत्रों के, लेकिन लोकसभा की जब बात आती है तो प्रतिनिधित्व सबका केंद्र में बराबर रहे,
उनकी आवाज भी उठे, जो पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो भी बड़ी संख्या में मतदाता आपके क्षेत्र में है, उनके लिए क्या आपका प्लान है सर? देखिए, सबसे जो एजुकेशन की कमी है ना, वो माइनॉरिटी में, SC ST में और भी ज़्यादा है। कुछ एडवांस में लोग पहले से जागरूक हो चुके हैं, उनमें तो काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन अभी पिछले वर्ग के अंदर, OBC के अंदर, मूल मेन SC ST और माइनॉरिटी के अंदर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो वो अगर सुधरेगी तो अपने आप वातावरण सुधर जाएगा, माहौल सुधर जाएगा, और सब लोग सदियों से आपस में भाईचारे से रहे हैं, और वो भाईचारा आगे भी कायम रहे, और राजनीति के अंदर ज़्यादा खींचतान नहीं हो, चाहे जाति के माध्यम से, धर्म के नाम पर, सबको साथ में लेकर एक अच्छा माहौल पैदा करने का हमारा प्रयास रहेगा। बिल्कुल, तो हमारे साथ थे उमेदराम बेनीवाल। धन्यवाद राजस्थान चौक से जुड़ने के लिए। सियासत के रण में अब गर्माहट है, लेकिन पार्टियां ठंडे छींटे भी समझौते के डाल रही हैं। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर निगाहें हमेशा से देश की रही है। वजह वहां के किरदार इतने जबरदस्त रहे हैं कि सत्ता के समीकरणों को बनाने और बिगाड़ने में उनका अहम रोल रहा। अब की बार फिर से सीट चर्चा में है। बीजेपी ने दांव खेला है अपने पुराने साथी और केंद्र में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त रहे कैलाश चौधरी पर। वहीं कांग्रेस ने भी वहां की सियासत में नया रंग दे दिया है। पुराने दमदार चेहरों की मौजूदगी के बीच में उन्होंने RLP के एक सबसे मजबूत प्रत्याशी उमेदराम बेनीवाल को अपने खेमे में कर लिया है। सियासत के इस नए रंग से वहां हार जीत के समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लोकसभा सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस की मानी जाती रही है। अब की बार बीजेपी फिर से उसे अपने खेमे में करने की तैयारी में है। इस बीच में RLP से आए मजबूत प्रत्याशी और कांग्रेस की वहां पर परंपरागत मजबूत वोटर सीट किस हिसाब से तय होगी, ये लोकसभा चुनाव में देखने की बात होगी। फिलहाल के लिए राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर आपको अहम शख्सियतों से मुलाकात कराते रहेंगे। राजस्थान चौक चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लगातार बने रहिए। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा।